चलो, तो चाय, ये क्या है? कॉफ़ी। वेरी गुड, थैंक यू। ओके, तो भैया हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जय माता दी आप सभी को। आज की कहानी हमारी न्यूमेरिकल के ऊपर रहेगी, ठीक है। कुछ सीरीज पैरेलल के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखना। हर क्वेश्चन को आप लोग एक कॉन्सेप्ट की तरह समझना। आज जितने भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, उसको एक कॉन्सेप्ट समझना कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। याद रखो कि न्यूमेरिकल जो होते हैं ना, वो सिर्फ यही नहीं होते कि बस आपको एक वैल्यू दे रखी है, आपको कोई इंफॉर्मेशन मैथमेटिकल फॉर्म में दे रखी है, उसको फॉर्मूले में पुट करा और निकाल दिया। नहीं, ऐसा ये वाली अप्रोच जो है ना, आपको बहुत दूर तक नहीं लेके जाएगी। समझ रहे हो बात को? आपको अपनी अप्रोच में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। और बदलाव क्या होगा कि आपको चीजों को, क्वांटिटीज को थोड़ा सा अलग वे से सोचना पड़ेगा। बात समझ आ गई? तो बात करते हैं कि देखो हमारे पास क्या है कि एक वायर है, क्वेश्चन है हमारे पास। ये PYQ है, हमारे जितने भी क्वेश्चन है ना, दीज आर द PYQ। कोई CBSE का होगा, कोई नीट का होगा, कोई JEE का होगा। इस तरीके से हम PYQ आज डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक CBSE का PYQ है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें बोलता है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। देखो यार, ये एक वायर है, सो इट इज अ वायर जिसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वो है 4R। क्लियर? व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द डायमीटर इफ इट इज फॉर्म इन ए सर्कल? यार देखो, ये वायर है। अब मैंने क्या करा, इसको ऐसे एक सर्कुलर फॉर्म में रख दिया और आपसे पूछा गया है कि इसके एंड्स का यहां पर A और B के अक्रॉस क्या क्या होगा? रजिस्टर होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर अब इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा कि करंट अगर चलेगा तो यहां से ये वाली लेंथ लेगा, यहां से अगर ये लेगा तो ये वाली लेगा। और क्योंकि ये हमारी डायमीट्रिक लेंथ है, तो डायमीटर के अक्रॉस हम इसको निकाल रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या लगना चाहिए? लेंथ कितनी हो गई है? अगर ये टोटल लेंथ मान लीजिए 2 यूनिट्स है, तो यहां पर कितनी यूनिट हो जाएगी? 1 यूनिट होगी ना, कि डायमीटर के अक्रॉस आधी है। और रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? सोचो, लेंथ के। अगर लेंथ घट गई तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो अगर पूरी का रेजिस्टेंस 4R है, तो इतने हिस्से का रेजिस्टेंस कितना आएगा? 2R आएगा। तो इसको मैं अगर ऐसे बना लूं, ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं ना। सो दैट इज 2R एंड दिस इज ऑल्सो 2R। अब दोनों क्या हो गए? पैरेलल में हो गए। तो क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 का मतलब कितना होगा? तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R। तो R डैश की वैल्यू हो जाएगी R के इक्वल। R डैश इज R इक्वलेंट। क्या हो जाएगा? R इक्वलेंट। तो अब देखो, अब भले ही ये एक न्यूमेरिकल है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? कि अगर एक वायर है आपके पास और अगर आप उसकी ज्योमेट्री को बदलोगे तो उसका क्या होगा? हाँ, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होगा ही होगा। ठीक है, लिखो इस क्वेश्चन को जल्दी से।
ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चंस होंगे ना, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा एक बात याद रखना कि हर क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। तो अगर जैसे ये आपने क्वेश्चन सोल्व करा, तो मैंने वो जो तुम्हें बता रखा है कि यार एक कॉन्सेप्ट शीट बनाओ, तो उस कॉन्सेप्ट शीट में क्या लिखोगे इस तरीके से, उसमें लिखोगे कि अगर एक वायर को ज्योमेट्रिकल किसी भी दूसरी शेप में लाएंगे तो एज पर द ज्योमेट्री रेजिस्टेंस चेंज होगा। समझे? अब अगर मान लो इसको मैं, अब मेरी बात को समझना, अगर ये एक वायर है, देखो ये एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस मैं ले लेता हूं 3 ओम और 3 यूनिट इसकी लेंथ है, 3 यूनिट लेंथ है और 3 ओम इसका रजिस्टर है। अब आप एक बात बताओ, अगर हमने इसको इस फॉर्म में, इस वायर को ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और मैंने बैटरी लगा ली यहां पर इसके अक्रॉस, यहां पर ऐसे, ठीक है, तो अब इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? वायर थी ना, पहले गोल घुमाई, फिर क्या ट्रायंगल में बना दी, है तो वायर ही, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है? तो कॉन्सेप्ट लिखो, तुम भी लिखो बच्चों। क्या लिखोगे कि अगर एक वायर की मोड़ तोड़ के कोई ज्योमेट्रिकल शेप दे दी जाए तो उसका रेजिस्टेंस एज पर द ज्योमेट्री कैलकुलेट करना होगा, लेंथ को कंसीडर करते हुए। लिखो, लिख लिया ना? चलो अब आप एक बात बताओ यार, ये 3 यूनिट लेंथ है, ये 3 ओम का रजिस्टर है, और ये एक एक यूनिट लेंथ में हमने इसको मोड़ करके एक ट्रायंगल की शेप बना ली और बैटरी यहां पर हमने इसके क्रॉस कनेक्ट कर दी। अब मुझे बताओ आर इक्विवेलेंट, अगर यार ये भी 1 यूनिट है तो ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम और ये भी 1 ओम। आप देखो ये और ये किस में बन गए? सीरीज में, तो 2 ओम हो गया, और ये 2 ओम 1 ओम के क्या हो गया? पैरेलल, तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा? 1/1 + 1/2, ऐसे है ना? ठीक है, तो अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? अरे भैया 1/r है ना यार, यही तो गड़बड़ी ठीक करानी है तुम्हारी। तो इसको 2 × 1/1 + 2 नहीं करोगे तो 2/3 होगा, 3/2 बोल रहा है बेटे, मारे जाओगे। तूने पता क्या करा? 1 + 1/2। यही तो गणित सीखना है। देखो आपको अगर इसमें और इसमें अगर फर्क नहीं पता तो मारे जाओगे। यू हैव टू नो द डिफरेंस। बात समझ आ गई? लिखो इसको जल्दी से। क्लियर है? सही है ना? हाँ, तो ये देखो बच्चे जो है ना पेपर में यही गलतियां करते हैं। हमने आंसर शीट जितनी भी चेक करी है ना, जितने भी मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आंसर शीट चेक की है, हर बार यही गलती मिली है बच्चों की। ऐसी छोटी छोटी गलतियां मिलती है फाइनल पेपर में। आप देखो, इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या होता है, जो
देखो, मैं जो आपको बता रहा था वो ये, आज यार थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है क्लास में, इस फोन को साइड में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम लोग आंसर शीट चेक करते हैं ना, उस आंसर शीट चेकिंग में हमें जो गलती मिलती है वो कभी भी बहुत बड़ी गलती नहीं मिलती। छोटी छोटी गलतियां बाद में इतनी बड़ी गलती में बदल जाती है कि अर्थ का अनर्थ ही हुआ मिलता है आंसर शीट में। अगर आप अपनी सिली मिस्टेक को कंट्रोल कर लो तो आपके कभी भी ज्यादा एक तो नंबर नहीं कटेंगे और ना आपको दिक्कत आएगी। बात समझ में आ गई? क्लैरिटी के साथ याद रखो कि हाँ होगा क्या। हटा दो इसको यहां से। अब चलो, अब देखो, ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। अब समझना, ये वाला कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, ये भी इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर लेता हूं। अगर आपके पास 3 रजिस्टर है 30 ओम के, यहां पर ये लिखा है 30 ओम, यहां पर ये है 30 ओम, और भाई यहां पर ये है 30 ओम, और ये है 2 वोल्ट, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड करंट इन सर्किट, फाइंड करंट इन सर्किट। बताओ कितना करंट होगा है? R30 आएगा बस, तो नहीं यही गड़बड़ कर दी यार। एक बात बताओ, तुम लोग अभी भी क्यों कंफ्यूजन में हो? देखो, ये 30 और 30 60, अब ये 60 इसके पैरेलल में है, तो यार एक बात बताओ, 60 गुणा 30 अपॉन 60 प्लस 30 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? तो 1800 बटे 90, तो कितना आ गया? 20 ओम नहीं आ गया? अगर R इक्वलेंट 20 ओम है, 2 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट कितना लग जाएगा? V बाय R 2 बटे 20, दैट इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 0.1 एम्पियर, ये याद रखो। अब क्लियर मिल गया तुम्हें? क्लैरिटी हुई या नहीं हुई? बेटा ऐसे ही गलत होते हैं यार। बस कहने का मतलब ये है कि देखो, मैंने एक ही क्वेश्चन को 2 बार कराया और दोनों बार आंसर गलत। कोई क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता है। बच्चे सोचते हैं हम आईआईटी करेंगे। और ये एक बात बताऊं मैं, ये सिर्फ तुम्हारी गलतियां नहीं है। जो आईआईटी कर रहे हैं ना, जो सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं और वहां जा रहे हैं, वहां तो दिक्कत ये है कि बेटा गलती ही नहीं पता लगती। क्यों? क्योंकि टेस्ट कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव बेस्ड। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा ना, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में ये तो पता ही नहीं लगता कि हम कितने क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में कहां तक कर पा रहे हैं। तुमने अपनी क्लास में देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे कोचिंग ले रहे हैं और वो फिर क्लास में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। देखा है? ऐसा ही होता है। हो गया? चलो, अब एक और क्वेश्चन देखना। ये भी अच्छा, ये क्वेश्चन पता है क्या है? ये क्वेश्चन एक जमाने में आईआईटी में भी आया हुआ है, ठीक है। तो आप मान लो ये क्वेश्चन जो है, भले ही आपको आसान दिख रहा हो, लेकिन ये जीएई और नीट के लेवल का है। पक्का ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जो गलतियां आप यहां कर रहे हो ना, सेम गलतियां पेपर में स्टूडेंट करता है कि कभी कुछ मान लिया, कभी कुछ मान लिया। अच्छा, प्रेशर भी तो होता है ना फिर। व्हाट इज द प्रेशर इन द एग्जाम हॉल? कि जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करे जाए।
अच्छा, एक मेरी टेक्निक है जो बहुत काम आएगी तुम्हें। अगर पेपर आपको दिख जाए औकात से बाहर है, पेपर पढ़ के तो पता लग जाएगा कि ये मेरी ही औकात से बाहर है या सबका ही माहौल ऐसा है। ये तो इतना तो एक साल पढ़ोगे तो इतना तो, हाँ, एक बात याद रख लेना, जब पेपर सबकी औकात से बाहर हो ना, तो उसमें जो बहुत टफ क्वेश्चन लगे उनको, अगर वो आइडिया ना लग रहा हो ना, या कुछ भी ना समझ आ रहा हो, तो उनको छेड़ना मत, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है एग्जामिनर ने जानबूझ के डाले हुए हैं कि बच्चों के बटे में से बटे नंबर आना, टोटल मार्क्स को रोकने के लिए वो क्वेश्चंस है, और वो लेंथी क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो, इस बार के सीबीएसई में भी 2 सवाल ऐसे थे जो कि आपके स्कोर को रोकने के लिए काफी जरूरी थे, ठीक है। इस बार कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपके किसको स्कोर को लिए जरूरी थे। नीट में भी ऐसे क्वेश्चन थे जो 720 में से या 718 को, 10 को, 15 को रोकने के लिए, सॉरी 700 से ऊपर के स्कोर को रोकने के लिए क्वेश्चंस थे। तो ये क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं अब एंट्रेंसेस में? याद रखो, ये क्वेश्चन वो है नॉन अटेम्प्टेबल। कोई ये बात नहीं कह रहा मैं पहला इंसान हूं। दीज क्वेश्चन आर नॉन अटेम्प्टेबल। जो क्वेश्चन आपको नीट के पेपर में, नीट के लेवल से बाहर दिखे, आपको दिखे कि इट नीड एक्सटेंसिव मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड स्पेशल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ऐसे क्वेश्चन को छेड़ना मत, छोड़ देना, क्योंकि उसके पीछे 5-7 मिनट बर्बाद करने से अच्छा है दूसरे क्वेश्चंस करो, वहां से स्कोर करो, क्योंकि एग्जामिनर की स्ट्रेटेजी ही ये है कि 700 से ऊपर नंबर मुझे मिनिमाइज करने हैं। तो हम उसके ट्रैप में क्यों फंसे यार? अच्छा खिलाड़ी क्या होता है? अब जैसे कोई मैच चल रहा है, आपको पता है कि यार बॉलर ने जो है शॉर्ट फाइन लेग की फील्डिंग ले रखी है, ठीक है, और भाई जो है डीप स्क्वायर लेग ले रखा है, ठीक है, डीप में भी फील्डर खड़ा कर रखा है, लॉन्ग ऑन पर भी फील्डर है, मिड विकेट पर भी फील्डर है, ठीक है, और जो है कीपर के जो बगल वाली साइड होती है, मतलब जो लेग साइड में, अगर राइट हैंड बैट्समैन है तो इस साइड के जो फील्डर है वो भी आपका पीछे कर दिया, मतलब ना तो वो बाउंड्री पे है और ना वो सर्कल में है, दोनों के बीच में खड़ा कर दिया। ऐसी फील्डिंग देख के आपको क्या समझ में आता? कौन सी बॉल फेंकेगा? ऐसे कंडीशंस में वो शॉर्ट बॉल ही आएगी, क्योंकि वो चाह रहा है कि आप पुल और हुक करो, शॉर्ट मिस टाइम हो, बॉल ऊपर खड़ी हो, तो चाहे जिधर भी जाए, चाहे डीप में जाए, चाहे मिड विकेट में जाए, चाहे फाइन लेग पे जाए, कहीं भी जाए, यहां सारे फील्डर है। ऐसी फील्डिंग सेट करके वो कभी भी आपको आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाइड बॉल तो डालेगा नहीं कि ले तू कवर पे ड्राइव मार, वहां तो कोई है ही नहीं, ऐसी बॉल डालते ही तो चौका जाएगा। तो क्रिकेट के गेम को अकलमंदी से खेला जाता है ये देख करके कि बॉलर की फील्डिंग क्या है। जैसी फील्डिंग होगी ना, जहां फील्डर होंगे बॉल वैसी ही आएगी, पता होता है। अगर बॉलर ऑफ स्टंप से बाहर बॉल फेंक रहा है ना, तो लगा लो वो कहां फील्डर खड़ा करेगा, कवर में, ठीक है, और भाई थर्ड मैन पर भी होगा, स्लिप पर भी होगा, ठीक है, पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा, और डीप एक्स्ट्रा कवर भी ले लेगा, एक्स्ट्रा कवर भी उठा लेगा, यानी कि ऑफ साइड की फील्डिंग स्ट्रॉन्ग कर देगा। अब वो आपको क्या करेगा कि ऑफ स्टंप और उससे बाहर बॉल करेगा। क्या करेगा? अब मान लीजिए आप ऐसे बैट्समैन हो, अल्लाह यार यंत्र से क्रिकेट सिखाता हूं, ये है, आपने ऐसे स्टांस ले रखा है, सो दिस इज योर स्टांस, बॉल इधर आ रही है, आप इसको ऐसे खेलने जाओगे। अब आप अगर इधर लॉफ्टेड हो गया तो वहां कैच जाने के चांसेस, एज लग गया तो स्लिप में जाने के चांसेस, कट मारा तो पॉइंट पे जाने के चांसेस, अपर कट मारा तो थर्ड मैन पे जाने के चांसेस। तो अल्टीमेटली ये फील्डिंग से मुझे पता लग गया ना कि ऑफ स्टंप पर भारी बॉल आने वाली है, क्योंकि लेग में तो बॉल डालेगा ही नहीं, लेग में आई तो मैं तो पुल मारूंगा, वहां तो कोई है ही नहीं, मिस टाइम हो गया तो भी बाउंड्री पड़ेगी, समझे ना? तो अकल के साथ आपको समझना है,
आज के टाइम में एनटीए और एनईपी ऐसे क्वेश्चन जरूर डाल रहा है जो कि अवॉइडेबल है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। आपको उसके पीछे पागल नहीं होना है। और नाउन, अच्छा वो क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो आपका मोरल डाउन करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं तुम्हें मैं, आ जाओ। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, वी हैव n रेजिस्टेंसेस, वी हैव n रेजिस्टेंसेस, ईच ऑफ रजिस्टर R। क्या है भाई, हमारे पास n रेजिस्टेंस है जिसका हर एक का रजिस्टर क्या है, कैपिटल R है। इसको हमने सीरीज में कनेक्ट करा, मतलब ऐसे 1 2 3 और भैया ये ऐसे चले गए, n रजिस्टर कनेक्ट कर दिए मैंने, R R R R ऐसे करके n नंबर सीरीज में कनेक्ट कर दिए। तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया ना, वो मेरे ख्याल से x लिखा है इसने, वो आ गया x ओम। इसी प्रकार से ये कहता है जब हमने इसको पैरेलल में कनेक्ट करा इन्हीं n नंबर ऑफ रजिस्टर को, ऐसे 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 और ऐसे, अब यहां पर ये R है R है R है और ये हमारे n रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हो गए। अब इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस y ओम है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि x y की वैल्यू बताओ, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड x इंटू वाई ओम। दिस इज द क्वेश्चन, x इंटू वाई ओम। मतलब जो ये रजिस्टर है x ओम, जो ये y, इन दोनों का मल्टीपल क्या आएगा। शाबाश शाबाश बेटा, गजब हो तुम, है ना। चलो यार, अगर अब लॉजिक लगाओ, देखो प्योर लॉजिकल क्वेश्चन है ये PYQ है CBSE का 2019 का, ठीक है। क्या है, CBSE 19 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो CBSE 19 का क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है, देखो भाई ये क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि अगर n नंबर ऑफ सीरीज में रजिस्टर है तो उनका अफेक्टिव रेजिस्टेंस NR आ जाएगा। कितना आ जाएगा, NR हो जाएगा, क्योंकि एल्जेब्रिक ऐड होते चले जाएंगे, जितने रजिस्टर लोगे उनका एल्जेब्रिकली ऐड कर दो। अच्छा, पैरेलल में क्या हो जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू, मैं कितने जोड़ रहा हूं, N/R हो गया ना, तो रेजिस्टेंस इन RP हो जाएगा R/N। सही बात है, क्यों, क्योंकि यार 1/N/R क्यों आया, पर समझ में आया क्यों। हाँ, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R इज इक्वल टू N/R, तो फाइनली वो N/R ही आ जाएगा। ये हो गया ना, ये हो गया। ये NR किसके इक्वल है एज पर द क्वेश्चन, X ओम। ये R/N किसके है, Y ओम। अगर दोनों को गुणा कर दोगे तो NR इंटू R/N, N से N काट दो तो क्या हो गया, R²। अब देखो आप जो है ना मैथमेटिकली बस ये सोचोगे कि सर हाँ XY इज इक्वल टू R² आ रहा है, नहीं। इस क्वेश्चन को समझो, यहां पर एक लैंग्वेज छिपी है और इसी के ऊपर आपसे जो है ना अब एक MCQ डाल दिया जाएगा। मान लीजिए, सुनो, 2 ओम के रेजिस्टेंस है, N रेजिस्टेंस है, 2 ओम के N रेजिस्टेंस है, उनको हमने पहले सीरीज में कनेक्ट करा, फिर उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट करा, ठीक है। तो सीरीज में कनेक्ट करा तो X रजिस्टर है, पैरेलल में करा तो Y है, तो बताओ दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा।
तो 2 इंटू एन इंटू 2/n ही तो हो जाएगा, n से n काट दो तो 4 आ जाएगा। तो अगर इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 4। कहने का मतलब क्या है कि जब आप इक्वल अमाउंट के रेजिस्टेंस, कॉन्सेप्ट शीट पे लिखो, अगर इक्वल रजिस्टर सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद उनके इक्विवेलेंट को मल्टीप्लाई करा जाए, अगर इक्वल रजिस्टर को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद उनके इक्विवेलेंट को मल्टीप्लाई करा जाए, अगर उनके इक्विवेलेंट को मल्टीप्लाई करा जाए तो वैल्यू इंडिविजुअल रजिस्टर के स्क्वायर के इक्वल आएगी। तो वैल्यू इंडिविजुअल रजिस्टर के स्क्वायर के इक्वल आएगी। अब यार एक बात बताओ, अब वो यहां पर आर की जगह कुछ भी दे दे तुम्हें, सुनो, आर की जगह वो 2 ओम दे दे, 10 ओम दे दे, 50 ओम दे दे, कुछ भी लिख के दे दे, अब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया ना कि कितना हो जाएगा, बस 10 का स्क्वायर बोला 100 आएगा जी, लिख लो। 2 है तो 4 लिख लो, 5 है तो 25 लिख लो, बोला हो जाएगा। कैसे होगा बोला, वो तो पैसे लगेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ना अपने क्वेश्चंस को समझा करो, ठीक है। हाँ तो है, लिखो जल्दी से लिखो भैया, मजेदार है सवाल। अब आपके सामने एक और सवाल लेके आ रहा हूं, बहुत बढ़िया। इसको तो हटा दूं, ठीक है। देखो अपना लेवल जो है ना, हम छोटे से बड़े पे लेके जाएंगे धीरे धीरे। अगर कोई हवाबाजी में तुम्हें ये एक क्वेश्चन है, ये भी अगेन सीबीएसई का पीवाईक्यू है, ठीक है। सीबीएसई का पीवाईक्यू ही है ये है 16 वोल्ट 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 8 ओम 4 ओम, ठीक है। हो गया, हटा दूं अब इसको। देखो क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्टिंग वे से इसको कैसे करोगे भाई। आपसे पूछा गया है फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, इसकी रीडिंग बताओ। फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, ठीक है। वोल्टमीटर की रीडिंग बताओ। वोल्टमीटर क्या नापता है, वोल्टेज। ये सीरीज में कनेक्ट होता है पैरेलल में, पैरेलल में, वेरी गुड। और एमीटर क्या नापता है, करंट। किसमें कनेक्ट होता है, सीरीज में, वेरी गुड, ठीक है। क्लियर है। तो यार अब ये बात बताओ, सुनो, ये वो क्वेश्चन है, अरे इधर देखना यार, ये वो क्वेश्चन है जो कि बिना पेन कागज के सॉल्व होता है। अब तुम पूछोगे ऐसे कैसे सर, है ना। देखो मैं बिना पेन कागज के सॉल्व करके दिखा रहा हूं, इसमें कोई बहुत बड़ा सा रॉकेट नहीं है। ये है 2 ओम का, ये है 4 ओम का, ये है 2 ओम का, ये तीनों किस में है, सीरीज में, तो 8 ओम हो गया। ये 8 ओम और इनका इक्विवेलेंट तीनों का 8 ओम पैरेलल आएगा, तो 1/8 जमा 1/8
2/8 बराबर 4, यहां 4 आ गया, ये 2, ये 4 और ये 2 फिर सीरीज में, तो कितना हो गया 8। 8 तो रेजिस्टेंस आ गया, 16 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट कितना आया, आई की वैल्यू V/R, 2 एम्पियर का करंट है, यानी कि इस सर्किट को ये बैटरी 2 एम्पियर का करंट दे रही है। अब देखो करंट की खासियत क्या है, देखो ये 8 है और ये पूरा भी 8 है, इसका मतलब ये और ये तो पैरेलल बन गए। तो पैरेलल अगर बन गए तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, करंट डिवाइड होगा। तो अगर यहां से 2 एम्पियर करंट चला तो 2 एम्पियर इसमें से आ गया, यहां आके करंट बटेगा कि 1 एम्पियर करंट इधर गया और 1 इधर गया, 1 एम्पियर करंट इसमें से आया, 1 एम्पियर करंट इसमें से आया, तो 4 × 1 कितना हो गया 4 वोल्ट, तो इसकी रीडिंग आएगी 4 वोल्ट। समझ आ गया क्वेश्चन? चलो अब दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे से देखो टेक्निक को, ऐसे ये मैं ओरली इसलिए समझाता हूं कि आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, और यूट्यूब वाले भी इससे जज हो जाते हैं, पूछ कैसे, कि जो लोग मेरे वीडियो को एंटरटेनमेंट के तरीके से देख रहे हैं, जिनको बेस्ट कॉन्सेप्ट और मेन कॉन्सेप्ट ही समझने हो, जिनको गालियों में एंटरटेनमेंट में एजुकेशन चाहिए, ठीक है, उनका तो अच्छा। अगर मैं तो ये बता रहा हूँ तुम्हें, अगर नूरा फतेही या फिजिक्स सीख लेना और अगर वो जूलॉजी पढ़ाने लग जाए, मैं कह रहा हूँ दुनिया की सारी कंपनी फेल, क्योंकि विद्यार्थी ऐसे हो ही रहे हैं, है ना। मतलब नूरा फतेही, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक सेलिब्रिटी, यार ये रिकॉर्डिंग भी तो है, इसमें ये बोला अच्छा मेरा नाम लिया, भाई तू अकेली थोड़ी धरती पे बहुत नूरा है और बहुत फतेह हो रही है ठीक है, तो हमने यही थोड़ी बोला कि तुम ही हो, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो कहने का मतलब क्या है यार, कि देखो आज के टाइम में है ना, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। तुम्हारी जनरेशन की देखो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, तुम है ना हेडलेस हो चुके हो। हेडलेस समझते हो, दिमाग विहीन, मतलब तुम्हारे पास दिक्कत ये आ गई कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज आ गई औकात से ज्यादा और समय से पहले। तुम्हें हर वो बात पता है जो हमारी जनरेशन में हमें तकरीबन आज से तुम्हारे एज ग्रुप से 2-4 साल बाद पता लगी थी, और तुम्हारे माता पिता के एज ग्रुप को वो सब चीजें और उनसे हमसे और लेट पता लगी थी। आज वो सारा ज्ञान तुम्हारे पास भर के बैठा है। तो कहने का मतलब क्या है कि यू हैव एनफ ऑफ नॉलेज एंड मोर देन द रिक्वायरमेंट। प्रॉब्लम अब ये है कि यार आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जरूरत से ज्यादा ज्ञान खतरनाक होता है। सही बात है, जरूरत से ज्यादा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, ठीक है। अगर जैसे कि आजकल की जितनी भी शादियां हो रही, तुम्हारे घरों में सबके कार्ड आ रहे हैं, सबके पुराने नंबर और पुरानी ईमेल आईडी और पुराने इंस्टाग्राम अकाउंट खुलवा लो, क्या होगा? ये क्या है, पर्दे खुल जाएंगे ना। हाँ तो अभी तेरी उम्र कितनी हुई है, तू अभी से क्यों फीलिंग ले रहा है 28-30 वाली? अभी तो तू नौकरी करेगा, अभी तो तेरा बिगड़ना बाकी है, ठीक है। अभी तो तेरा दिल भी टूटना बाकी है बेटे। अभी तो तू किसी के लिए अभी तो तू किसी के लिए अपने मुंह में से निवाला निकाल के खिलाएगा, वो तुझे धोखा देके भागेगी, तू लालच में आएगा, फिर तू दिल जले हुए बनेगा, है। तो अभी तू सारी फीलिंग क्यों ले रहा है? अभी तो जीवन ने, लाइफ ने अभी तेरे टेस्ट लिए नहीं है ना। देखो इस धरती पे ना सारा गेम जो है वो काट पीट का है, ठीक है। तो आप लोगों को तो ये समझना पड़ेगा कि यार काटा पीटी का तो यहाँ इंटीग्रल पार्ट है, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। आपको इसी में जीना है, तो इसी में अगर जीना है तो कैसे जीना है? सवाल फिर यही खड़ा हो जाता है कि अगर इसी में जीना है तो कैसे जीना है।
तो बिना शिकायतों के जीना है, ठीक है। हर एक लाइफ की छोटी मोटी बात को जो है इंटरेस्ट लेकर के और उससे तजुर्बा लेकर के उससे सीखते हुए जीना है, ठीक है। आज जो तुम्हारे सगे हैं, आज जो तुम्हारे दोस्त हैं, ये मत मानना कि वो सारी उम्र तुम्हारे सगे रहेंगे, क्योंकि हर रिश्ते की एक एक्सपायरी डेट होती है। इंसान की एक्सपायरी डेट है तो रिश्ते की क्यों नहीं होगी? हाँ, बस ये है कि कौन कितना जल्दी मरता है और कौन कितना लेट मरता है, कौन बुढ़ापे में जाएगा, कौन जवानी में जाएगा, बस फर्क इतना ही है, ठीक है ना। तो मेरा जो आपको सजेशन है कि रिलेशनशिप्स को लेकर के बहुत ज्यादा से सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग को खोल के बैठा लो, हर कोई तुमसे स्वार्थ के लिए जुड़ा है। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो भी तुम्हें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति करने में सक्षम है, ठीक है, और तुम्हारी जरूरतों को पूरी करने में और तुम्हारे माइंडसेट के साथ में। इसके अलावा तो कोई लॉजिक नहीं होता है। इस बात को जितना जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी ही तुम्हारे दिमाग में सच्चाई घुस जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, तुम अपने कॉलोनी में, अपने अड़ोस पड़ोस में देखोगे कि कुछ लोगों के पास बहुत सारे लोग आते जाते हैं और कुछ ऐसे होंगे जिनके पास कोई नहीं आता जाता। दो एक्सट्रीम बात करते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा लोग आते जाते हैं और जिनके पास कोई नहीं आता है। क्या फर्क है दोनों में? मुझे यही एक्सपेक्टेड था कि आप पैसे पे ही बात करोगे, ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग जो है ना इस तरीके से घूम चुका है कि जीवन में हर चीज पैसे से ही आप तोलोगे, ठीक है। बात मैंने मान ली कि यस, मनी इज एवरीथिंग, इट इज द नीड ऑफ आवर। लेकिन यार ये भी एक सच्चाई है कि मैंने अपनी लाइफ में इस तरीके की सिचुएशंस भी देख ली, पैसा धरा का धरा रह गया, एक पैसा भी ना खर्च हो पाया, ठीक है। सपोज यू हैव बॉट ए BMW, द अल्ट्रा लग्जरी एंड अ वेरी सेफ कार, एंड you met an accident and you have 15 minute of survival time to reach a hospital, और उस 15 मिनट में कोई आया ही नहीं, पहुंच गए तुम पैसे से। तो यार लाइफ में ना ये नहीं पता कि किस सरकमस्टांस में कैसा हो जाए। हमेशा एक बात ये याद रखना, ठीक है। चलो, तो मैं बात बता रहा था कि जिसके पास ज्यादा लोग आते हैं, जिसके पास नहीं। हमेशा एक बात याद रखना, जो लोगों की जरूरतें ज्यादा पूरी कर सकता है या करता है उसके पास ज्यादा लोग आएंगे, और जो लोगों की जरूरतें अकलमंदी के साथ चलता है, बोला चल छोड़ना तू अपना काम खुद कर, उसके पास कम आदमी है। ये रियल रीजन होगा, ठीक है। जिस लड़के के बहुत सारे दोस्त होंगे ना, यकीन मान लो उसका कोई भी दोस्त नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों में कभी दोस्त नहीं हुआ करता, कम दोस्तों में दोस्त हुआ करता है। और ये जो एक वर्ड तुम सुनते हो ना, भाईचारा है, भाई अरे कदे तू मानता हो, सो दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, नहीं, आई एम टेलिंग यू द वेरी हार्डकोर ब्रूटल ट्रूथ। द ट्रूथ इज दैट स्टेटमेंट, भाईचारा है, भाई अरे कदे हाथ ला दे ना सोचिए एकला है तू। So that kind of statement is clearly stating that the other person is making the emotional fool of next one. वो उसके इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा। वो उसको इमोशनल स्टेटमेंट फेंक रहा है, लेकिन रहेगी दुनिया ऐसी। एनीवे, बात यहाँ करते हैं। चलो भाई, अब इस क्वेश्चन को निपटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा था यार कि ये 2 है, 4 है और ये है। पहले इन तीनों को ले लेते हैं। तो ये हो गया, यहां से अगर मैं R डैश लू तो 2 + 4 + 2 = 8 ओम आ जाएगा। अब R डैश एंड 8 ओम, क्योंकि R डैश अलग 8 आया है और ये अलग 8 है, सो मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये 8 और ये 8 एक ही है, मतलब इसको मैंने यहां लिखा है। तो R डैश एंड 8 आर इन आर पैरेलल,
तो अब इनका R डबल डैश कितना आ जाएगा, बताओ कितना आएगा, 4 ओम, 4 ओम आएगा ना। हाँ, तो अगर ये 4 है तो ये 2 है, 6 है, और ये 2 है, कितना है, 8 है। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 8 ओम। तो करंट आ जाएगा सर्किट में कितना, 2 एम्पियर। ठीक है, क्यों आएगा करंट, I इज इक्वल टू वी बाई आर। तो V की वैल्यू कितनी है 16, R की वैल्यू है 8, सो दैट इज 2 एम्पियर करंट। यानी कि इस बैटरी से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है इसमें। ठीक है, इस पॉइंट का नाम ए बी रख लो। ठीक है, तो अब ये बात याद रखना, एट ए के ऊपर करंट विल डिवाइड, ए के ऊपर क्या होगा करंट बेटा, डिवाइड होगा। और अगर ए के ऊपर करंट डिवाइड होगा तो किधर जाएगा, बोलो, 1 एम्पियर जाएगा ए बी में, 1 एम्पियर इन ए बी, और 1 एम्पियर जाएगा इधर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी, 4 इंटू 1 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ऐसे लिख देना आप इसको। बात समझ आ गई? चलो लिखो इसको, क्वेश्चन को जल्दी से। हो गया? हाँ भाई, अब देखो एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2 बार आया है। अब देखो ये जो मैंने क्वेश्चन करा, ये जो क्वेश्चन करा है, इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी भी ब्रांच में वोल्ट मीटर लगाओ तो आपको उसकी वोल्टेज कैसे निकालनी है। हाँ बोलना, जल्दी बोल, तेरा आज कंसंट्रेशन भंग लग रहा है मुझे। आज तेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तेरा ध्यान कहीं और जा रहा है और तू गलत कर रहा है। आगे बोल, अब पार की नजर है हमारी। हाँ आगे बता। हाँ ऐसे नहीं, अरे सिंपल सा बोल कि जिस ब्रांच में जहां पर भी पोटेंशियल निकालना है वहां का रजिस्टर अगर हमें गिवन है तो हमें सिर्फ ये पता करना है कि इस एलिमेंट में या इस ब्रांच में करंट कितना है, खत्म बात। लिखो इस कॉन्सेप्ट को, किस भी ब्रांच में कहीं का भी अगर पोटेंशियल निकालना है तो हमें ये पता करना है सीरीज पैरेलल के कॉन्सेप्ट लगा के कि यहां पर करंट कितना है। किसी भी ब्रांच में या किसी भी एलिमेंट में सर्किट के, किसी भी ब्रांच में या किसी भी सर्किट एलिमेंट में अगर वोल्ट मीटर लगाकर वोल्टेज बतानी है तो हमें उस ब्रांच का करंट कैलकुलेट करना होगा और फिर हाँ करंट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, हैं? ठीक है, कहां से बोला है तूने यार, तू अलग लिख रहा है, ये अलग लिख रहा है, क्या लिखा है तूने, बता। किसी एक ब्रांच में या सर्किट में हाँ अगर वोल्ट मीटर लगाकर वोल्टेज बतानी है तो उस ब्रांच का हमें करंट कैलकुलेट करना होगा।
सीरीज और पैरेलल के कॉन्सेप्ट से, सीरीज और पैरेलल के कॉन्सेप्ट से, और वी आई कर V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगा के वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये एक जेई मेन का क्वेश्चन है। सो दिस इज द जेई मेन क्वेश्चन। इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बच्चे सिर्फ उस कॉन्सेप्ट की वजह से ही गलती, देखो इसलिए मैं आपको ये बोलता हूं कि यार फिजिक्स में है ना, न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल मत समझो, इट इज अ कॉन्सेप्ट लर्निंग मेथड। अगर आपने कॉन्सेप्ट लर्निंग बना ली तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अप्रोच ठीक होनी चाहिए। अप्रोच अगर ठीक नहीं है तो दिक्कत आएगी भाई। और अप्रोच का मतलब क्या है, बोलो। अप्रोच का मतलब ये है कि अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो उनके जर्नलाइज्ड कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो कि इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगा है। 3 ओम 3 ओम और ये ऐसे, ठीक है भाई। 2 2 2 2 5 2 2 ओम 2 ओम। उधर क्या लग रहा है, तो कुछ नहीं है ठीक है, देखो बच्चों, होता क्या है कि हमारे पास यहां पर ये एक सर्किट एनालिसिस दे दिया और आपसे पूछा गया है कि आर ए बी की वैल्यू बताओ कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर ए बी। और कमाल की बात यह है, ये पेपर में जेई मेन में 2021 में और 2024 में ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ जी, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना इस क्वेश्चन में। देखो अगर मैं अब आपसे कहूं, यहां पर इसको क्या कर दिया गया है, देखो अगर मैं इस वायर को हटा दूं तो ये सर्किट अलग बन गया, और अगर मैंने ये वायर लगा दी तो ये सर्किट अलग बन गया। दोनों में डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं और दोनों का रेजिस्टेंस अलग आएगा। मेरी बात समझे। देखो यार, अगर मैंने यहां से वायर लगा दी, कॉन्सेप्ट बताओ, पानी अगर बह रहा है, मान लीजिए यहां से पानी आ रहा है, यहां आ गया, यहां पर पानी को 5 यूनिट की रुकावट मिलेगी और यहां को पानी की कुछ भी रुकावट नहीं मिलेगी, तो पानी कहां से बहना पसंद करेगा, जहां पे रुकावट नहीं होगी। तो इसका तो यूज ही 0 हो गया ना। प्रेमी और प्रेमिका किस गली से जाना पसंद करते हैं, बस किससे जाना पसंद करते हैं, जो खाली होगी, जहां कोई रुकावट ना हो। तो यार इसका तो यूज ही खत्म। तो अब इसमें आप क्या लिख दोगे, लिख दो एज 5 ओम इज शॉर्ट सर्किटेड, एज 5 ओम इज शॉर्ट सर्किटेड, इट विल बी ओमिटेड। अरे पहले कॉन्सेप्ट लिख लो ना यार, डायग्राम बना रहे हो, अजीब बात है तुम्हारी। इज शॉर्ट सर्किटेड, बेटा बुद्धि काम नहीं कर रही है तुम्हारी, वो समझ में आ गया। शॉर्ट सर्किटेड एज 5 ओम इज शॉर्ट सर्किटेड, इट मीन्स इट विल बी ओमिटेड। ओमिटेड मतलब इसको हटा दो, इसका कोई यूज ही नहीं है, करंट तो यहां से जाएगा ही नहीं, समझे, करंट यहां से जाएगा ही नहीं, सही है। अब देखो यार, अब सुनो बच्चों, ये अगर इसको मैंने हटा दिया, बना लिया ना सर्किट, अरे बना लेना यार तू, तो पहले सर्किट तो बनाएगा नहीं क्या क्वेश्चन में, अजीब बात कर रहा है यार, सुस्त हुआ पड़ा है। किसने कहा था, रुका नहीं जा रहा था। संयम से नहीं चलोगे तो ऐसे ही क्लास में फंसर जाओगे आके।
जल्दी बनाओ इसको, है ना। तो मैंने बोला कि 5 ओम को ओमिट कर दो, इसको दो हटा। अगर इसको हटा दिया तो ये डायरेक्ट यहां पर आके जुड़ गया कि नहीं। तो अगर आप देखोगे तो ये 2 और 2 किस में आ गए, पैरेलल में आ गए ना। किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। तो ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। तो 1/2 और 1/2 1 1 जो है वो इस 2 के साथ किस में आ जाएगा। अब इसको हटा दो तो 1 और 2 3, वो 3 क्या होगा इसके पैरेलल में। तो 3 पैरेलल में आ गए। तो बस तेरा मारा थप्पड़ गिर गया बिल्कुल। तो 3 पैरेलल में है 3 ओम के, 3 3 3 3 भाई, तीनों तबाही 1 आ गया। हाँ, मैंने वो नहीं देखा। तू तो क्या पता क्या ना देखे, तू तो वो देखेगा जो तेरा मन करेगा, जहां तेरे को फायदा दिखेगा। वो तो तेरे को ना दिख रहा हो, जब भी देखा जाएगा तू आंखें बंद करके भी। यहां तेरे को आंखें खुल के ना दिख रहा बनाने के बाद भी, है भाई। बेटा सब नजरों का दोष है, ठीक है। हाँ भाई, अगर बच्चे को बोर्ड पे बना डायग्राम ना दिखे तो क्या वो आंखें बंद करके कुछ देख सकता है? अंधा ही है, ठीक है। आज ये क्लास में सुस्त पड़ा है, क्या कारण हो सकता है? चलो ठीक है। तू क्या कर रहा है अभी? वो कर लेना, थोड़ा सा निपटा ले अभी, फिर अभी वहां चलेंगे, हैं? अरे मौसम तो पड़ा रहेगा, मौसम का कुछ नहीं है। चलो अभी वहां चल रहे हैं एक्सरसाइज करने। एक्सरसाइज करते हो, कर रहे हो या बस ऐसे ही? वो वाली नहीं पूछ रहा। हाँ, तुम्हारे चेहरों में यार, तुम 16-17, देख 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 देख, ये अभी भी क्वेश्चन गलत, हाथ दो भाई बस ले, अभी भी क्वेश्चन गलत, देख, ठीक है। आज सुबह एक पेरेंट आए, तो वो भाई उन्होंने नीट के 2 ड्रॉप ले रखे थे, तो अभी साल तो उनके सपने अरमान टूट गए। तो भाई वो लड़की थी, नाम वाम कुछ नहीं बताऊंगा, देखो ये पूछना भी मत। तो भाई वो लड़की थी, तो अब उसके पिताजी उसको लेकर के जो है ना बहुत वो थे, उनकी शिद्दत थी कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊं, ठीक है। और बेटी जो है पत्नी बन के खुश थी। दोनों में फर्क था, दोनों के विचारों में फर्क था, ठीक। वो तो एज ना हो रखी नहीं ना, तो कर ले, सिचुएशन ऐसी थी, ठीक है। अच्छा कमाल की बात पता है क्या है, लड़का कौन था उसका? ये उधर है ना, वो एक ना, उससे आगे रोहतक रोड पे मुंडका की तरफ, वहां पर है ना, वो कोई वो है किसी उसमें कोई जिम इंस्ट्रक्टर टाइप, या फिर वो ताई कमांडो, और ये सिखाने वाला, मतलब 1 नंबर का छपरी जिसने अपने जीवन में कुछ ना करा, ठीक है। वो 10वीं के बाद वहां जाती थी, उसके पिताजी ने उसको भेजा कि बेटा तो थोड़ी फिट हो जा, बेटी हो गई हिट। अब देखो लोग है ना मुझे इस पे ना ट्रोल कर सकते हैं, कहेंगे कि आपको ऐसे बोलना नहीं चाहिए। अरे मतलब मेरे बोलने में भी दिक्कत, अगली ने कर्म कांड रच दिए, हद हो गई। तो देखो वो उन्होंने उसको फिट करने भेजा, वो हो गई हिट। नतीजा क्या हुआ कि 11वीं 12वीं में उनको लगा कि अब जो है 11वीं 12वीं में भैया वो हमसे ही पढ़े, तो उसका ऐसा कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। तो उसके बाद जो है फिर वो उन्होंने जो है उसको भेज दिया हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े शहर में,
जहाँ पर इंजीनियर और डॉक्टर पैदा करे जाते हैं। यहाँ से 400 किलोमीटर दूर 8 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद वो पहुँचे थे। और भाई वहाँ पर उनका ब्रेन वॉश ऐसा करा गया कि पहले वो एक इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ का जो सबसे बड़ा नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो उसमें गए। तो वहाँ उनको वहाँ पर रखा, फैसिलिटी दिखाई, ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ, माँ भी खुश, मम्मी भी, पिताजी भी खुश कि हमारी बच्ची तो डॉक्टर बन गई, ठीक है। तो भाई उन्होंने शहर बदल दिया, लेकिन लड़की ने आदतें नहीं बदली। शहर बदलने से आदतें थोड़ी बदलती हैं, बस वही है कि स्वाद बदल जाता है। यहाँ पर अगर छोले भटूरे मिलेंगे तो वहाँ वड़ा पाव मिलेगा। अब फर्क इतना ही है यार, आदत तो वही है। तो भाई और हाँ, अब पिछले साल उनको पता लगा कि किसी ने उनको बता दिया कि तुम्हारी बेटी तो जो है ना सिगरेट पी रही थी। हॉस्टल के वार्डन ने उनको बताया, वो कर कर आगे, ठीक है। तो भाई फिर वो उसको मार कूटते हुए यहाँ ले आए। तो पैसा वैसा थोड़ा सा रिफंड तो हुआ नहीं उनका। फिर जो वो बड़ी कंपनी थी जहाँ पर स्टूडेंट कस्टमर हैं, तो उस बड़ी कंपनी ने उनको बोला कि हम आपको दिल्ली की ब्रांच दे देंगे। तो पैसे दिए नहीं, दिल्ली की ब्रांच दे दी। तो भाई दिल्ली की ब्रांच दे दी तो बड़ा पाव से वापस छोले भटूरे में आ गए। अब इस बार का पेपर आ गया तबाही। ठीक है, ये तो पढ़ने वालों से ना हो। तो भाई अब उसके पिताजी आए उनसे डिस्कशन करने, मम्मी भी आई उसकी कि सर बताओ अब क्या करें। मैंने कहा भाई इसके दहेज के पैसे तो तुमने खर्च दिए, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे तुम? मैंने कहा जी, बोला सर औलाद ने तो, उसके पिताजी जो ना, मतलब ये तो मैं तुम्हें मजाक में बता रहा हूँ, बट उसके पिताजी बड़े सेंटी हो रहे थे और बड़ा ही पेन उनकी आंखों में झलक रहा था। यार देखो मैं तुम्हें अब है ना, ये तो हो गया अब बहुत, अब मैं तुम्हें बताता हूँ माँ बाप का दर्द। पता है वो क्या बोल रहे थे उसके पिताजी? पता नहीं सर कौन सी सजा मिली है मुझे, पता नहीं सर कौन सी सजा मिली है मुझे। आपने जो इनकी 12th में प्रेडिक्शन करी थी ना, सही करी थी सर। और हम आपको जो है ना ये कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने 12th में ना उनको ये बता दिया था कि आपकी बच्ची जो है ना ठीक रास्ते पे नहीं है। एंड उसकी मम्मी मुझसे लड़ने आई थी कि आप हमारी बच्ची को बदनाम कर रहे हो, ठीक है। अब यार मैं तो ठहरा लड़ जाट, मेरा क्या बिगाड़ लोगे, कह दिया, ठीक है। और मुझे एक बात पता है कि मेरी इंटेंशन हमेशा सच होती है, तो मैं मैनिपुलेशन तो मैं कभी करता नहीं हूँ। जो कहूँगा सच कहूँगा और घुमा फिरा के नहीं कहूँगा, ना उसमें लीपापोती करूँगा। और ना कभी मैं ये सोचता कि अगर मैंने सच बोला तो स्टूडेंट मुझे छोड़ के भाग जाएगा या मेरे इंस्टीट्यूट पे नहीं आएगा या ये वो सब, ये मैं चीज़ें कभी सोचता नहीं हूँ। क्योंकि मैं तो हर बच्चे को अपना बच्चा मान के चलता हूँ कि यार अगर मैं अपने बेटे को किसी टीचर के पास भेजूं और अगर वो मुझे उसकी सारी सच्चाई ना बताए तो यार मेरे मन पे क्या बीतेगी। मैं ना इस माइंड सेट से पेरेंट्स को ब्रूटल ट्रूथ बोलता हूं, चाहे उनको बुरा लगे लगता रहे। 2 साल के बाद सब समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि शहर बदल लो, कुछ बदल लो, जब तक बच्चे का विचार नहीं बदलोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो बोलेगे सर बता नहीं, आपने जो कहा था 12th में वही सही थी, अब उसके बाद देखते हैं। मैंने कहा जी चलो ठीक है, अब आप तो क्या कर सकते हैं, हम मैं आपको क्या बताऊं इस बारे में। तो देन दे आस्क्ड कि अब नीट तो इसका हो नहीं रहा है, अब आप बताओ क्या करवाएं इसका। अगेन फिर से मेरी तो वही बात, मैंने कहा जी आप देखो इसको ऐसा है, अब ये बच्ची भटक चुकी है अपने जीवन की दशा और दिशा से, ठीक है। आप इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट से एनवायरनमेंट में रख के इसकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करा लो और फिर उसके बाद में ऐसा हो जाए कि ये भूखी ना मरे जीवन में, क्योंकि जीवन की परिस्थितियाँ कुछ नहीं पता होती। आजकल के लड़कों का लड़कियों का ऐसा ही माहौल होता है कि जिस हिसाब से पहले ब्रेकअप होते थे आजकल तो तलाक उस हिसाब से हो जाते हैं, ठीक है। और दिक्कत ये है कि आजकल अगर आज की जनरेशन की दिक्कत ये है कि अगर हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के साथ फील ना आए ना तो भी साले साथ में नहीं टिकते, भाग जाते हैं एक दूसरे को। बोला मुझे इसके साथ फील नहीं आ रहा, तेरी तो फील मतलब नाइजीरिया भेज दे तुझे, फील आएगा तेरे को। इंडियन आदमी तो जैसा है वैसा ही रहेगा यार, फील नहीं आ रहा तुझे। यार अच्छा बच्चों मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का एक ही मूल मंत्र है,
विद इन 1 ईयर बच्चे पैदा कर लो, एंड विद इन 2 ईयर दो बच्चे पैदा कर लो, बस मैरिड लाइफ खत्म। और फिर उसके बाद में जीवन का संघर्ष चालू। फिर तुम डायपर नैपी में हैप्पी रहोगे, बस। अच्छा, फिर क्या है ना, पति पत्नी को लड़ने का टाइम नहीं मिलता, उनकी फीलिंग्स डाइल्यूट हो जाती हैं। क्योंकि सोच के देखो ना, मैं तुम्हें एक सिचुएशन बता रहा हूं, बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, मम्मी खाना लेने बैठी और उसने एक आवाज आई, और फिर मम्मी ने ऐसे सूंघा। अब वो मम्मी किससे लड़ेगी? वो उसके पास टाइम ही नहीं है फील लेने का। वो है यहाँ दो लंबा चौड़ा सीन फैल गया ना, मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूं। अच्छा, पहले के जमाने में तलाक कम क्यों होते थे? 5-5 बालक होते थे, कहां से होगा तलाक? 5 बच्चे अनाथ हो रहे हैं। अच्छा, फिर ऐसी औरत से ब्याह कौन करेगा जिसके पहले ही 5 बालक हो? सोचो। अच्छा, आजकल के लड़कों में अभी ये तो हुनर बचा नहीं है कि उसके 3 बच्चे पैदा कर दे, ठीक है ना? तो तलाक ही होंगे। यार मुझे फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। कहां से फीलिंग्स? फीलिंग्स तो संघर्ष से आती है, करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती है। चलो यार, अब एक सवाल और बताता हूं, बहुत ही भयंकर सवाल है, मजा आ जाएगा तुम्हें सुन करके, ठीक है? तो यार ये चल रहा है आजकल, ठीक है? ये प्रैक्टिकल लाइफ में तो देखो ऐसा ही होता है। हाँ, कोई मन गढ़ंत तरीके से किताबी भाषा में कोई कुछ कहता रहे, ठीक है, कुछ उस तरीके से कहे, डिफरेंट इशू, ठीक है ना? तो वो सारी चीजें हैं। अच्छा यार, ये जो तुम्हारी जो जनरेशन है ना बेटा, बहुत कॉम्प्रोमाइज स्टेट में जी रही है, इसलिए हाँ वो तो होना ही है, ठीक है? R5 ये कैपेसिटर है, ठीक है? 10 वोल्ट की बैटरी है और हर एक दो, ये हर रजिस्टर 2 ओम का है बच्चों। क्या है? 2 ओम का रजिस्टर है, ठीक है? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज्ड, ठीक है? ये जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है। एसी और डीसी करंट होता है। देखो बेटा सुनो, अब इसको जो है हम लोग नाम दे देते हैं ABCDE। उसने पूछा है कि यार इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है जब ये पूरा चार्ज है। सुनो, सर्किट डायग्राम बना लो जल्दी जल्दी, मैं बोलता रहूंगा। अब इसमें जो है ना, जब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल पूछा गया है तो एक बात समझ लो, क्या कि इसमें से करंट तो फ्लो करेगा नहीं। मैंने बताया था कि डीसी में कैपेसिटर में करंट फ्लो नहीं करेगा, जिस ब्रांच में कैपेसिटर दिख जाए उसको एलिमिनेट कर देना। तो इसको जो है ना, ये वाली जो ब्रांच है इसको तो समझ लो है ही नहीं, ठीक है ना? बना लिया सर्किट डायग्राम। अब देखो पूरे को बना लेना, मैं इसको हटा रहा हूं, यानी कि ये तो है ही नहीं। अब यहां का पोटेंशियल कितना होगा? यहां का पोटेंशियल बताओ मुझे, लॉजिकली सोचो। नहीं नहीं, पोटेंशियल तो होगा बेटा, करंट 0 होगा। देखो यहां का जो पोटेंशियल होगा ना, वो होगा इसका और इसके पोटेंशियल के सम के बराबर। क्या होगा? हाँ, सो जो V अक्रॉस कैपेसिटर है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस CD
प्लस पोटेंशियल अक्रॉस, ये तो ई लिखना था यार, डीई, ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखो इसका पोटेंशियल कैसे आएगा, करंट पता कर लो, अभी मैंने बताया था क्वेश्चन में। और इसमें कैसे आएगा, करंट पता कर लो। करंट पता करने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो और उसको इससे डिवाइड करो तो करंट आएगा। अब करते हैं शुरू। 2 और 2 सीरीज में है तो 4 हो गया, वो 4 इस 2 के क्या हो जाएगा, तो 8/6। 8/6 इस 2 के क्या हो गया सीरीज में, तो कितना हो गया 8/6 प्लस 2 तो कितना हो गया 12, 8, 20/6 यानी कि 10/3। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, कितना आ गया, बिल्कुल आर इक्विवेलेंट आ गया 10/3 ओम। अब आप एक बात बताओ, करंट कितना आएगा, V/R है ना, तो 3 एंपियर का करंट आ गया। अब देखो करंट यहां से चलेगा, यहां से इससे ये कितना है 4 और ये कितना है 2, तो पोटेंशियल तो यहां पर और यहां पर दोनों में सेम होगा। पोटेंशियल अगर सेम होगा तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, करंट डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ऊपर कितना था, है ऊपर वाले तो पैरेलल में है इसके, हाँ हाँ तो उनमें तो करंट डिवाइड हो जाएगा। हाँ, और करंट कितना निकला 3 एंपियर, 5 हो जाएगा। तो बताओ फिर वैल्यू। तो आप ये बताओ कि यहां का पोटेंशियल कितना आएगा करंट से और यहां का, ये क्योंकि ये दोनों के दोनों 2 हैं। देखो यार यहां तो है 2, इसमें तो पूरा ही करंट आ जाएगा 3 एंपियर, ठीक है। और यहां से करंट आएगा तो आपको पता है कि यार यहां तो करंट बटेगा, 2 इधर गया, 4 ऊपर है और टोटल है 3, तो 1 यूनिट यहां गया, 2 यहां बटा, तो 2 फिर इसमें गया और जो है ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा 2 × 1 प्लस 3 × 2 दैट इज 8 वोल्ट, तो 8 वोल्ट पोटेंशियल आ जाएगा। बात समझ आ गई? इस तरीके से आप लोग जो है इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? यहां 3 क्यों आया, अरे सीधा नहीं जा रहा भाई साहब, 1 इधर से आया, 2 इधर से आया, तो यहां से तो 1 लीटर पानी यहां से आया, 2 लीटर पानी यहां से आया, तो दोनों जुड़ के इधर 3 लीटर जाएगा ना। और यहां से तो 3 लीटर चला था, तो 3 में से यहां पर कितना बट गया, तो 2 जाएगा ना इधर। अरे 8 है, ऊपर 4 है, यहां 2 है, तो 4:2 की रेशियो में जाएगा ना, 1:2 की रेशियो में। तो 1:2 की रेशियो क्या है, यहां 2 जाएगा, यहां 1 जाएगा। अब सीरीज में है तो दोनों में तो करंट सारा ही जाएगा, तो 1 एम्पियर करंट यहां है और 1 यहां है। हाँ गलत सोच रहा है। चलो आज के लिए इतना ही। तो बच्चों आपको हमारी क्लास कैसी लगी, उम्मीद है बहुत अच्छी लगी। देख तो तुम रहे नहीं हो हमारे वीडियो, दुख हमें बहुत हो रहा है, ठीक है। काम तो हम कर रहे हैं लेकिन करते रहेंगे, ठीक है। चलो भाई, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।